घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा मिडिल क्लास की। आप में से ज्यादातर दर्शक और मैं भी इसी मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के हिस्सा हैं। बात करूंगा नौकरियों की, रोजगार की। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार नौकरियों पर पड़ी है और इसके चलते मिडिल क्लास कैसे सिकुड़ रही है और मिडिल क्लास के लोग कैसे गरीब होते जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की तादाद किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है इस संकट काल में, संक्रमण काल में, इस आपदा काल में जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। अब आप कहेंगे यह वैश्विक बीमारी है। जी हां, और दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, 90 के दशक के बाद पहली बार मिडिल क्लास कम होती जा रही है। 9 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास का हिस्सा थे वो अब गरीब हो गए हैं। वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है भारत में, हमारे देश में। और यहां पर हमारा जो पैमाना है ना गरीबी का, वो दरअसल अलहदा है, वो थोड़ा अलग है। लेकिन जो ये वैश्विक पैमाना जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है वर्ल्ड बैंक ने भी, और प्यू रिसर्च सेंटर है, एक जाना माना संस्थान है ये, नॉन पार्टिजान इसे कहते हैं कि किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका यह कहना है कि देखिए, जो गरीबी का पैमाना है ना, गरीब किसे मानते हैं? वो जिनकी आमदनी $2 प्रतिदिन हो। $2 मतलब मोटा मोटा जो 150 रुपए से कम कमा रहे हैं, वो गरीब हैं। कम आय, लो इनकम वाले कौन लोग हैं? जो $2 से $10 तक प्रतिदिन कमाते हैं, यानी कि 750 रुपए तक। फिर मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास $10 से $20 प्रतिदिन कमाती है, यानी कि 750 रुपए से लगभग 1500 रुपए। मैं 75 का आंकड़ा मान रहा हूं, उससे थोड़ा कम है, $1 रुपए में अगर आंका जाए तो यानी कि जो लगभग 20-21 हजार रुपए प्रति महीने या 45,000, इनके बीच में जो लोग थे, और भारत में ऐसे 9 करोड़ 90 लाख लोग थे, वो घटकर 6 करोड़ 60-65 लाख पर आ गए हैं। मोटा मोटा 3 करोड़ 20 लाख लोग जो 20,000 से 45,000 रुपए कमा रहे थे, वो गरीबी रेखा में आ गए हैं। तो वैश्विक स्तर पर तो 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिकुड़ रही है मिडिल क्लास। लेकिन हमारे यहां पर 1/3 मिडिल क्लास, अभी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, वो कहेंगे आप एक आंशिक रूप से मिडिल क्लास ले रहे हैं। अपर मिडिल इनकम भी है एक ग्रुप, यानी कि जो $20 से $50, 3,500 रुपए रोज, यानी कि लाख रुपए तक की, 45,000 से लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, उन्हें अपर मिडिल क्लास, हमारे यहां लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अलग अलग हम क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन कर देते हैं। लेकिन मैं यहां पर इसीलिए इस बात का पहले से ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं। और हाई इनकम माना जाता है जिनकी $50, 3,500 रुपए प्रतिदिन, लाख रुपए से ऊपर जिनकी आमदनी है, उसे हाई इनकम मान रहे। तो ये आपको बताना जरूरी है। और हमारे देश में दरअसल साल 2011 और 2019 के बीच, इन 9 सालों में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे, इनकी तादाद लगभग 34 करोड़ थी। यह घटकर 7 करोड़ 80 लाख रुपए, 80 लाख लोग हो गए थे। अब उनमें एक ही साल में 7.5 करोड़ लोग और जुड़ गए हैं। तो जो हमारा हासिल था, एक बड़ी कामयाबी थी कि लोगों को 2 जून की रोटी तो मिल रही थी,
नौकरी कर रहे थे, कमाई हो रही थी, अब फिर से वो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस पर आ गए हैं। अब यहां पर आपको यह भी बताना है, नोमूरा इंडिया के मुताबिक देश में 10 करोड़ नौकरियां गई थी। संक्रमण काल में यह आंकड़ा 13-14 करोड़ तक भी गया। 29-30% बेरोजगारी दर, 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई। 45% परिवारों की जो आमदनी है वो घटी है। अब यहां यह बहुत जरूरी है समझाना कि भाई नौकरी तो लग गई है, वो 27, 28, 29% बेरोजगारी दर घटकर 9, 8, 7, उस पर एक और आंकड़ा आपको बताऊंगा, वहां पर आ गई। लेकिन एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप 20,000 कमा रहे थे, 25,000 कमा रहे थे, 8-10 हजार रुपए कमाने लगे। कहने में खाता दर्ज हो गया कि जी नौकरी तो है, लेकिन वो कितने मिल रहे हैं और पहले कितने मिलते थे। एक होती है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोग गांव देहात चले गए, अपने गांव अपने देश चले गए, घर में खेती हो रही थी। अब उनसे पूछा जाए क्या करते हो जी, खेती करते हैं। लेकिन खेती तो पहले भी हो रही थी, उनकी जरूरत नहीं थी। इसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और जो ये आंकड़े आते हैं वो इन्हें फैक्टर इन कर पाते हैं क्या? क्योंकि ये तो प्यू रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात हो गई। अब CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो ताजा रिपोर्ट आई है, और मैं पिछले 1.5-2 सालों से CMIE के आंकड़ों को कोट करता आया हूं जब भी मैंने बेरोजगारी की बात की है। तो फरवरी महीना, बीता महीना जो है साल 2021 का, इस साल का 30 महीने की सबसे कम बेरोजगारी दर है। यानी कि हालात बड़े सुधरे हैं इस रिपोर्ट को अगर सतही नजरों से देखा जाए। 6.99% पर बेरोजगारी दर आ गई है। यह अगस्त 2018 वाले आंकड़े पर आ गई। तो 30 महीने का सबसे कम बेरोजगारी दर। लेकिन मिडिल क्लास गरीब की श्रेणी में जा रही है, गरीबों की तादाद और बढ़ती जा रही है, नौकरियां कट रही हैं, अभी भी तनख्वाहें कटी हुई हैं, अभी भी, पर इस पर चर्चा नहीं होती है। अगर हम चीन की बात करें, और चीन तो बीच में मतलब उसकी बात करना भी हो जाता था कि आप देश विरोधी हैं, अरे चीन ने हम पर हमला किया, हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी, हमारी जमीन पर कब्जा किया गया। वो विवाद अभी भी चल रहा है। लेकिन अब खबरें हैं कि शी जिनपिंग वो भारत फिर से बुलाए जाएंगे, ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो चीन में भी, और चीन में तो हमसे ज्यादा आबादी है, वहां पर जो गरीबी का स्तर है वो जस का तस बना रहा। हमारे यहां 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, और मिडिल क्लास भी 1 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। हमारे यहां पर 3 करोड़ 20 लाख। तो चीन का उदाहरण देना भी जरूरी है। अब विपक्ष ने हमला किया है, राहुल गांधी ने हमला साधा ट्वीट किया है, कहा इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। और एक भारतीय अखबार में ही प्यू रिसर्च सेंटर की जो ये रिपोर्ट छापी गई उसको भी अटैच किया था इस ट्वीट में। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मिडिल क्लास पर टूटा कोरोना का कहर, और देश में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। जो के शेप्ड रिकवरी है ना, कि अमीर और ऊपर चला गया, गरीब और नीचे चला गया, हम वी शेप्ड रिकवरी की बड़ी बात करते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं थोपाली आर श्रीनिवासन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को समझती हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, सुप्रिया श्रीनेट। और 2-2 जगह आप सुप्रिया श्रीनेट को दिखा रहे हैं, तो विंडो अपनी ठीक कीजिए। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सिद्धार्थ जराबी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, और अमित बसोले, जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं देश में, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। तो थोपाली आर श्रीनिवास, मिडिल क्लास में से 3 करोड़ 20 लाख लोग छिटक कर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। यह चिंता का विषय है, या प्यू रिसर्च सेंटर कौन होता है रिसर्च करने वाला, इनकी रिसर्च को हम तवज्जो क्यों दें, अहमियत क्यों दें?
धन्यवाद संदीप जी, आपने मेरे को आपके शो पे पहली बार बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये प्यू रिसर्च सेंटर का जो रिपोर्ट है राकेश कोचर जी ने जो पब्लिश किया है, उनके मैं बाकी सब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन किए हैं चाइना के साथ, बाकी उन्होंने बाकी ग्राफ्स भी डाले हैं, कहाँ कहाँ मिडिल क्लास गायब हुआ है, कहाँ कहाँ गरीबी रेखा से नीचे लोग गए हैं। और आपके डेटा के हिसाब से आपने जो बोला है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप न्यू रिसर्च ने भी वही सेम ऑलमोस्ट सेम डेटा 19-20 का इधर उधर का फर्क पड़ता है, मगर डेटा इज एग्जैक्ट व्हाट यू सेड। मैं बिलीव करता हूँ इसको एक टोटलिटी, एक होल, एक पूरे एक बोलते हैं 20,000 फीट ऊपर से देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जब कोरोना का महामारी हुआ था, ये अकेले हिंदुस्तान को नहीं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में सबको इफेक्ट हुआ है। और जिन सेंस हम अपने को एक ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं, उस इकोनॉमी के तहत हमको ये जो कुछ भी जो हमारा ट्रेड इंडस्ट्री, कॉमर्स, जितना भी हमारा इफेक्ट हुआ है, उसका कास्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं इंग्लिश में, वो हुआ है। वो मैं पूरी तरह उसको मैं नकारता नहीं हूँ। और हमारा पर सबसे ज्यादा मार हमें पड़ी है श्रीनिवास, ये बात तो मानेंगे। गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग आए हैं, 7.5 करोड़ लोग, वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया में 100 लोग गरीबी रेखा में आए तो 60 लोग उनमें से भारतीय थे। हमारा 60% हिस्सा है इस गरीबी रेखा में नीचे जाने वालों का। वो रिसर्च डॉक्यूमेंट ये भी आप जो बोल रहे हैं बता रहा है कि 60% हमने ग्लोबल पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट किया। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो हमने मेहनत जो की है अगर 2011 से अगर डेटा कंपेयर करें टिल 2015, हमने बहुत लोगों को गरीबी के रेखा के ऊपर लेके आए हैं। मगर ये जो कोरोना जो है, वो जैसे हम कहते हैं एक्ट विच इज बियॉन्ड आवर हैंड्स, जो सबको इफेक्ट किया, हमको भी इफेक्ट किया उसमें। और ऊपर से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है कि हम बिजनेस करें या लोगों की जान बचाएं। मगर हमारे जो गवर्नमेंट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सर्वोपरि था, हम पहले लोगों की जान बचाएं, फिर धीरे धीरे अनलॉक करके जो बिजनेस हो सकता है हम करें। अगर हम प्यू रिसर्च का ही एक और डेटा का देखें, अगर अमेरिका का और हमारा उस टाइम पे हम अमेरिका कंपेयर करें, जो डेथ रेट्स हैं उनका 350 मिलियन का पॉपुलेशन है, हमारा 1.4 बिलियन, उनके 4.5 लाख से ज्यादा की उनकी डेथ हुई है और हमारे 1.5 लाख के आसपास हुई है। ये क्यों? हमने जाना कि ये महामारी बहुत बड़ी है और जिसको तो क्या आप कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, हमने जान बचाई? पर दरअसल श्रीनिवास, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जान भी और जहान भी, दोनों चीजों की जरूरत है इस देश में। लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं, आमदनी कम हो रही है। पिछले साल के मुकाबले आमदनी 45% परिवारों की आमदनी घटी है, पर कोई उफ तक नहीं कर रहा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। उस पे भी मैं आता हूं। अगर आपने बहुत सारे अगर मिड टू 2020 के ऐसे रिपोर्ट्स देखे थे, जो डूम्सडे रिपोर्ट कहते हैं उसको, कि भारत में जो थोड़े मैथमेटिकल मॉडल्स आके बता रहे थे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा मेडिकल है, हमारा हॉस्पिटल्स है, जो ये कोप अप कर पाएगा कि नहीं, कितने डेथ्स होंगे, एक मैथमेटिकल मॉडल एक्सट्रापोलेशन हो रहा था। मगर इसके बावजूद भी अगर जो कंटिजेंसी जो प्लान था, जो रखा गया था, एज फार एज हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, हेल्थ केयर आर कंसर्न और फूड सिक्योरिटी इज कंसर्न, जिस तरह से हर गरीब तबके को फूड मिले और सिक्योरिटी मिले, फूड सिक्योरिटी मिले, जो भूखा ना जाए, उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भी उनको पैसा ट्रांसफर किया गया। मैं तो वो सवाल पूछ लिया ना आपसे, भाई जान बच गई चलिए, पर खाने के वांदे हो गए। 2 जून रोटी मिल गई 80 करोड़ लोगों को, आप 5 किलो अनाज या 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं, पर नौकरी नहीं है, चूल्हा चल नहीं रहा है घर में ढंग से, या जो आपका लाइफस्टाइल था पहले वो लाइफस्टाइल आप लीड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग शर्म के मारे घर में अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे कि भैया तनख्वाह कट गई है, पहले जो दे पाता था अब नहीं दे पाऊंगा, तो ये डिमांड्स ना कीजिए। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं ना। ये हकीकत मैं इसे नकारता नहीं हूं। ये मेरे जिस एरिया में मैं रहता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवारजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सबका यही
एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मैं एग्री करता हूं, मैं उसको नो भी नहीं बोलता, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने बोला जान है तो जहान है। अगर आज हम बच गए तो आगे कल हम उठ के हम वापस कमा सकते हैं। अगर कोरोना की महामारी से हम शिकार हुए, ना जान रहेगा ना कुछ रहेगा। सुप्रिया श्रीनेट, जान है तो जहान है, जान तो बचा ली, जहान भी बच जाएगा। क्यों हो हल्ला काट रहे हो? क्यों राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी? धन्यवाद इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए। मैं दो चार चीजें कहना चाहती हूं और शुक्रिया भाजपा के प्रवक्ता का जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2011 के पहले बहुत सारे लोग पॉवर्टी से ऊपर आए थे। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे देना चाहती हूं, जो स्टडी हुई थी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की, 2006 से 2016 वित्तीय वर्ष में 27 करोड़ लोग भारत में पॉवर्टी में, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए थे। गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर यूपीए की सरकार ने खींचा था 27 करोड़ लोग। ये चेतावनी पहले ही आ गई थी। मेरा एको हो रहा है, थोड़ा उसको ठीक करा दीजिए। हाँ, ये चेतावनी पहले ही आ गई थी विश्व बैंक से कि आपके यहां 5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जाने वाले हैं, लेकिन चले गए 7.5 करोड़ लोग। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आपको सबसे पहले तो डिनायल से बाहर निकलना है। जान और जहान का डिबेट नहीं है ये नंबर नहीं है, ये आंकड़ा नहीं है 7.5 करोड़ और 3.5 करोड़। ये दिखाता है लोगों के रहने का स्तर, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनडिस्गाइज लेबर जिसकी आपकी बात करी। ये सच है कि इन लोगों का गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जाना या मिडिल क्लास का संकुचन, 1/3 उस तबके का संकुचन होना एक बहुत बड़ी दिक्कत की तरफ सूचना दे रहा है। अब मैं फिर से वही बात कहूंगी जिसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसका मतलब है कि उपभोग घटेगा या घट गया है। इसका मतलब है कि निवेश कम होगा। इसका मतलब है कि रोजगार कम बनेगा। और ये सारा ठीकरा प्लीज कोरोना के सर मत फोड़िए, मैं सरकार को यह कहना चाहती हूं। नहीं, पर कोरोना एक दिक्कत थी ना, ये वैश्विक महामारी थी, रोड ब्लॉक आया ना, आर्थिक इंजन जो गतिविधि थी उस पर ब्रेक लगे, ये भी एक हकीकत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी हां, मैं उसको बिल्कुल नहीं नकार रही हूं, लेकिन जब हमारी इकोनॉमी में कोरोना आया, जब हमारे देश में कोरोना आया, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो ऑलरेडी आईसीयू में थी। हमारे यहां उपभोग जो 60% हिस्सा होता है जीडीपी का, क्रैश कर चुका था। एफएमसीजी और पार्ले की कंपनियां याद है क्या कह रही थी कि हम लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं सामान रूरल एरियाज में। हमारे यहां डिमांड ठप हो चुकी थी, हमारे यहां निवेश हो ही नहीं रहा था, हमारे यहां बेरोजगारी 45 साल में चरम सीमा पे कोरोना के पहले ही पहुंच गई थी। तो हमारी जो इकोनॉमिक पेशेंट था, जो हमारी इकोनॉमी में थी, वो ऑलरेडी आईसीयू में थी। कोरोना ने उसको वेंटिलेटर पे डालने का काम किया है। जो कोमॉर्बिडिटीज कही जाती है वो हमारी इकोनॉमी पे थी और सरकार तब भी डिनायल में थी। अभी भी इन आंकड़ों पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, सरकार को कोई चर्चा नहीं हो रही है, अभी भी डिनायल में है। जान है जहान है का डिबेट जरूरी है, लेकिन यह भी सच है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट सुर्खियां बटोरने से नहीं किया जा सकता है, जो अभी भी हो रहा है। मुझे लगता है एक रणनीति चाहिए। ट्रिगर हैप्पी है ये सरकार, कहीं पे कुछ होता है ट्रिगर से काम होने लगता है। एक रणनीति चाहिए उस वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल को वापस लाने के लिए, क्योंकि एक और भी दिक्कत है संदीप जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शो में उस पर बात करिएगा, जो खाई बढ़ रही है गरीबों और अमीरों के बीच। मैं अभी आ रहा हूं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर। मैं के शेप रिकवरी की बात करूंगा अभी। जी हां, मैं एक डेटा देना चाहती हूं। 135 करोड़ लोगों के इस देश में महामारी के दौरान 100 पूंजीपति ऐसे थे जिनकी आय इतनी बढ़ी कि इस देश के 14 करोड़ गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 94,000 रुपए दिए जा सकते हैं। 100 लोगों की, मात्र 100 पूंजीपतियों की आय में इतनी वृद्धि हुई कि आप 14 करोड़ लोगों को 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति दे सकते हैं। ये खाई इतनी जबरदस्त बढ़ रही है, इतना जो केंद्रीकरण हो रहा है पूंजी का इस देश में, वो बहुत बड़ी भयावह स्थिति का सूचक है, वो सोशल फैब्रिक टेयर करने का सूचक है। मुझे लगता नहीं है सरकार उसको इस तरह पर से ये नहीं सुप्रिया, क्योंकि आप इकोनॉमिक समझती हैं, दुनिया भर में जितने धन्ना सेठ हैं, ये आज की नहीं, इस कोरोना काल में नहीं, जब भी कोई आपदा आती है, वैश्विक आपदा आती है, उनकी जो आमदनी है वो जबरदस्त इजाफा देती है। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये यहां के धन्ना सेठों की बात नहीं है।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये यहां के धन्ना सेठों की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ना सरकार ने कदम क्या उठाए। जब हमारे यहां पैंडेमिक आया तो फोकस पॉलिसीज का बड़े बिजनेस रहा, एमएसएमईज बैठ गई, छोटे लघु मध्यम उद्योग बैठ गए, उनको बोला गया आप लोन लेने चले जाइए, उनको बोला गया हम आपका ईपीएफ दे देंगे। अरे बंदे का बिक ही नहीं रहा, वो ईपीएफ वो नौकरी रखेगा क्यों? तो आपको ईपीएफ देने की नौबत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी गई ना। 20,97,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया गया ना पिछले साल मई में। सबसे पहले तो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज तथाकथित था उसमें 1.86 लाख करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट था, बाकी सारा जो बजट आया था 2020 में उसी को रिजर्व करा गया था। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्यों मुझसे आप ये बुलवाना चाहते हैं? सारे आंकड़ों के मुताबिक, और ये मैंने नहीं कितने ही विशेषज्ञों ने आंकड़ा बताया कि 1.86 लाख करोड़ नया इन्वेस्टमेंट था, बाकी सारा पुराना बजट को रिजेक्ट किया गया था। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि खाद्य सुरक्षा बिल जो हमारी सरकार लाई थी, और भला हो कांग्रेस की सरकार का जो मनरेगा लाई और खाद्य सुरक्षा बिल लाई और वो संजीवनी बड़ा गांवों में, मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी था। अगर इन लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता होती, इनके हाथ में परचेजिंग पावर होती, तो आज ये लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे 7.5 करोड़ नहीं जाते और ये मिडिल क्लास संकुचित नहीं होता। 3 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए। 3 करोड़ 20 लाख। लेकिन एक मिनट, विजय सरदाना को स्क्रीन पर लाइए। विजय सरदाना, आप मेरे शो पर थे, ये 4-5 महीने पहले की बात है, और मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा था। मैं मिडिल क्लास पर दोबारा आना चाहूँगा। ये एक ऐसी क्लास है जिसका हिस्सा आप हैं, मैं हूँ, मेरे ज़्यादातर दर्शक हैं। हमारी परेशानियों पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। हम बलि का बकरा है, टैक्स हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें भी हम पर लगेंगी, एडिशनल सेसेस भी हम पर लगेंगे, और अब तो आजकल कहा जाने लगा सब कुछ भुगत लो क्योंकि ये देश हित में है। आपने जो वो बयान दिया था कि 4 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं ये मिडिल क्लास के, ना ये धरने पर बैठते हैं, ना ये आंदोलन करते हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इनकी कोई आवाज नहीं है। तो हमारा पैमाना थोड़ा डिफरेंट है, पर मैं ये $10 से $20 यानी कि 20-21 हजार रुपए प्रति महीने से लेकर 45 हजार रुपए प्रति महीने जिनकी आय है, उनमें 9 करोड़ 90 लाख लोगों में से अब सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख लोग रह गए इस आय में भी, और चर्चा नहीं हो रही है कि मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास को आंदोलन करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो कोई नहीं सुनेगा क्या? मैं आपकी 5 महीने वाली बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज आपने। देखिए, इसमें कोई डिनाई नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी हो, अगर कोई ये कहता है कि कोविड का असर इकोनॉमी पर और एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव नहीं आया है, तो ये एक मिथ है। हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसका कारण भी हमें पता है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो मूवमेंट रुकता है। जब मूवमेंट रुकता है तो बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो रुक जाते हैं, उसको आप कह ही नहीं सकते कि सब कुछ नॉर्मल है। अब सवाल यह है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और भारत पे दुनिया में सबसे ज्यादा असर क्यों हुआ। आप एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक दूसरी रिपोर्ट आपको कहता हूं, आप लोग डाउनलोड करिएगा। OECD की रिपोर्ट है, G20 पे इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन G20 इकोनॉमीज, ILO की रिपोर्ट है। उसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पे अगर नेगेटिव इफेक्ट आया G20 में तो वो भारत है। अब वो भारत में सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्यों है, इसको भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में भारत सरकार को पॉलिसीज उस हिसाब से बदलनी होगी ताकि हम उसको रिवर्स कर सकें। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बंद हुई, ट्रेड हमारे 94% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बिल्कुल, इसीलिए क्या हुआ कि अगर आप देखें सबसे कम असर कहां हुआ, मैं एक कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं आपको। सबसे कम असर हुआ एम्प्लॉयमेंट में जापान में। अब आप इसको प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखें, इंडस्ट्री देखें, कि जहां सबसे ज्यादा ऑटोमेशन था वहां सबसे ज्यादा कम एम्प्लॉयमेंट पे असर हुआ, जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और पीपल ओरिएंटेड इकोनॉमी थी वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव असर है। यह सच्चाई है, हमें माननी पड़ेगी। अब हमें मैं यहां पर एक और चीज जोड़ दूं, जो आप बात कह रहे हैं विजय, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे उद्योग, ये सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करते हैं या रोजगार मुहैया कराते हैं, और मार इन्हीं पर पड़ी है। 2-3 सेक्टर में और जोड़ देता हूं आपके।
जहां पे सबसे ज्यादा असर हुआ। एक था होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, इस पे फर्क आया क्योंकि जब दुकानें बंद थी, होलसेल मार्केट्स बंद थे, निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। जो वर्कर वहां काम करते थे वो गांव चले गए। माइग्रेटरी वर्कर जो निकले वो कौन थे? वो थे जो ट्रेड में काम करते थे, वो थे जो रियल एस्टेट में काम करते थे, जो फूड एंड एकोमोडेशन जिसको हम कहते हैं, रोड साइड ढाबा, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक जो गैदरिंग का था, टूरिज्म सेंटर आज भी बंद है, जो खोमचे लगाते थे, रोड साइड पे दुकानें चलाते थे, सब पे असर आया। तो जैसे ही मोबिलिटी बंद हुई, मूवमेंट बंद हुआ, उससे अफेक्टेड जितने नहीं, आप जो सेक्टर ये थे, कह रहे हैं ना, सब पर असर आया। मैं अब इसमें एक तरमीम करना चाहूंगा, जो पॉइंट सुप्रिया भी उठा रही थी। जी। देखिए, जो धन्ना सेठ हैं, जो 100 अमीर थे, वो तो और अमीर हो गए। वो आंकड़े तो कॉन्टेस्ट कोई नहीं कर रहा है नहीं, कि 14 उसमें करोड़ दूसरा लोगों को एक 94,000 रुपए प्रति महीना इतनी आमदनी उनकी हो गई। ये के शेप रिकवरी हुई क्या? गरीब और गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। गाज गरीबों पर, मिडिल क्लास पर ज्यादा पड़ी है। क्या ये कहना गलत होगा या ये ओवर स्टेटमेंट है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए हुआ क्या, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें, पहले ऑर्गेनाइज्ड भी था, अनऑर्गेनाइज्ड भी था। जब लॉकडाउन हुआ तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सफर हुआ, लेकिन इस देश में जब कंजम्पशन रिकवर हुई तो जो फैक्ट्रियां चल रही थी उनकी सेल बढ़ी, जो बंद थी उनको तैयार होने में, दोबारा चलने में टाइम लगा, पहली बात। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि हुआ क्या। जब दुनिया में कोविड के कारण जब कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए, फ्री में लोन दिए, वर्चुअली पैसा बांटा, तो जो पैसा स्टॉक मार्केट में आया उससे इन कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ी। तो इनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितनी वैल्यूएशन बढ़ी, दोनों में फर्क है। तो अगर आज धन्ना सेठ की कंपनी है, वो पहले 100 करोड़ की थी, उसके शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के अगर 100 रुपए हो जाते हैं, उसकी इनकम 10 या उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी इनकम 10 गुना बढ़ी, इसमें फर्क है। तो वैल्यूएशन और इनकम को अलग रखना पर चाहिए। ये हम सरकार की valuation confuse ना प्राथमिकता होनी चाहिए ना। मैं एक और इसमें एक पहलू लेकर आना चाहूंगा, अमित बसोले, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। देखिए, आंकड़े तो भयावह हैं। 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। 34 करोड़ से हम 7 करोड़ 80 लाख पर लेकर आए थे। अब वो 15 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए भारत में। मिडिल क्लास श्रिंक कर गई। 3 करोड़ 20 लाख लोग अब मिडिल क्लास के नहीं है। और मिडिल क्लास कहां पर? 20,000 से 45,000 कमाने वाले। और यहां तो 3 तरह की मिडिल क्लास हैं। पर CMI का जो आंकड़ा आया है वो ये कहता है कि पिछले महीने 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी दर आ गई है, 6.99%। यानी कि बेरोजगारी का आंकड़ा जो 27, 28, 29% पर आ गया था, वो तो काबू में आ गया। तो हम स्टेबलाइज कर रहे हैं क्या अमित? इसको थोड़ा समझाइए। तो इसमें सबसे पहले तो 2 चीज़ें हम लोग देख लें कि जो 2020 में जो असर पड़ा और अब 2021 की फरवरी में क्या स्थिति है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये जो प्यू रिपोर्ट है वो 2020 की स्थिति बता रहा है। और इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये रिपोर्ट अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो मेथड यूज किया है उसमें 2011 के आंकड़े लेकर के उन्हें जीडीपी का ग्रोथ उन्होंने बढ़ोतरी दर लगा दी उसमें, और कहा कि अगर आप जीडीपी के दर से अगर आपकी आय अगर बढ़ती तो 2020 में इतनी होती। और फिर उन्होंने देखा कि कोरोना में जीडीपी कितना घटा है और उतना लोगों की आय से घटा दिया। ये दोनों, ये जो मेथड है इसमें अंडर एस्टिमेशन होता है, क्योंकि एक तो लोगों की आय जीडीपी के दर से नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है। और दूसरा, जब हम लोग कहते हैं कि जीडीपी 5 या 10 दशमलव गिरा है 2020 में, लोगों की आय उससे कहीं ज्यादा गिरी है। 20, 30, 40% गिरावट रही है। तो ये 7 मिलियन वगैरह जो आंकड़े हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत सीवियर अंडर एस्टिमेट है। रियल नंबर्स आर गोइंग टू बी मच हायर, 100 मिलियन और मोर देन दैट, अगर हम लोग सही तरह उसका हिसाब बिठाएं। 100 मिलियन, 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ये आंकड़े बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों कारण मैंने बताया आपको। तो अब आपके सवाल पे आता हूं मैं कि देखिए हुआ क्या है कि लोगों की नौकरियां कुछ हद तक वापस आई हैं और कुछ लोग श्रम बल में है ही नहीं, अब लेबर फोर्स में है ही नहीं। जो खास करके महिलाएं वापस नहीं आई हैं जिनकी नौकरी गई उसके बाद में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में नहीं आते। वो आते ही नहीं है क्योंकि वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं अभी। उनको लगता है कि स्थिति इतनी बुरी है कि हम अभी थोड़े इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो एक तो ये है कि WPR, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो जो होता है, वो अभी तक नॉर्मल पे नहीं आया। हालांकि दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली की रिपोर्ट आई है,
मतलब जो लोग 5,000 से नीचे कमा रहे थे उनमें भी इजाफा हो गया है, जो 10 से 15,000 कमा रहे थे उनमें गिरावट आ रही है। मतलब 10 से 15,000 कमाने वाले में गिरावट, 5,000 तक कमाने वाले में बढ़ोतरी हो रही है। तो लोग मतलब खाने के वांदे, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं पश्चिमी भारत का, वो हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाल लगभग हर तरफ हुआ देश में। और समझ लीजिए नीचे के जो 30-40% लोग जो होते हैं उन पे ये हुआ। ये सिर्फ गरीबी रेखा वालों की बात नहीं हो रही है, साहब कह रहे हैं कि जो 10,000 15,000 कमा रहे हैं उनकी भी ये बात हो रही है। तो सवाल ये है कि ये तो सबको पता था कि ये होने वाला है, जैसे पहले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि लॉकडाउन हुआ, ये सब तो हुआ। सवाल यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था जो नहीं सरकार सोच भी रही है क्या इस बारे में अमित? सवाल तो ये है ना। और ऊपर से CMI का आंकड़ा बता दे कि 7% के करीब आ गई बेरोजगारी दर, 30 महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। पर उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाला खेल भी तो है ना। बिल्कुल है। और आपने जो कहा कि जो लोग वापस आए हैं वो कम तनख्वाह पर आए हैं, ये भी काफी देखने को मिल रहा है। तो वो एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन उनकी तनख्वाह काफी घट गई है। और यही वजह भी है कि प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, जो आप पहले कह रहे थे कि जो गैर बराबरी बढ़ने की जो वजह है, पार्टली तो यह है कि कुछ लोगों को ज्यादा झटका लगा, कुछ लोगों को कम झटका लगा। दूसरी वजह यह भी है कि जो लोग वापस आए वो कम तनख्वाह पे आए, तो उससे कंपनियों का फायदा हुआ। तो ये सब देखते हुए सरकार को अर्जेंटली कदम लेने की जरूरत है, ये तो साफ है। सिद्धार्थ, सरकार के कदमों पर आने से पहले अब ये देखिए नौकरी का जो खेल है निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी, लेकिन यहां पर 28 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकारों को भरना है, 28 लाख। और इसमें आंकड़े ऐसे ऐसे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 5,606 पद खाली हैं, 10 लाख एलिमेंट्री और सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचरों की भर्ती होनी बाकी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में 4,43,524 जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। रेलवेज में 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, भर्ती होनी बाकी है। पर यहां पर सबसे अहम बात तो यह है ना कि जब हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की अगर बात करें, निजी क्षेत्र को भी अब मजा आ रहा है क्या कि कॉस्ट कटिंग में उनकी जो बॉटम लाइंस हैं वो हेल्दी हो गई है। तो अब वो ये देख रहे हैं ये अपने आप में ये आपदा काल उनके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ गया क्या? संदीप, कई मायनों में ये बड़ा क्लियर है कि जितने संख्या पहले किसी कंपनी में जो चल रही है उसमें अगर उन्होंने वापस एक प्रकार से बहाली की है तो वो संख्या कम है, क्योंकि बहुत ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी आने के कारण कई सेक्टर्स में जॉब्स को लेके ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी घटी है। मैं एक सेक्टर का उदाहरण आपको दूंगा और इसकी मैंने खुद थोड़ी सी तहकीकात की थी। आप जानते हैं कि होटल सारे खुल चुके हैं, पर होटल्स की ऑक्यूपेंसी अभी 100% नहीं है। यानी अगर 100 कमरे वाला होटल है तो उसमें 50 खुले हुए हैं। अब 50 की संख्या को सर्विस देने के लिए आपको जितनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो आधी हो गई है। कायदे से आपको होटल पूरा खुला हुआ दिख रहा है, बट अगर आप जाएं देखें तो आपको लगेगा कि जहां 4 लोग आप भगत और पूछने के लिए आते थे वहां आज 1 आ रहा है। सही कह रहे हैं। ये मैंने आपको बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की एग्जांपल दी। इसी प्रकार की बहुत सारी सेक्टर्स नहीं ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी जो है सिद्धार्थ, वर्क फ्रॉम होम में कंपनीज को खासकर HR डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि अरे 40 लोग की जरूरत थी, 20 में भी काम निकाल सकते हैं। वही नहीं संदीप, सर्विस इंडस्ट्रीज को मत कंफ्यूज करिए वर्क फ्रॉम होम से। भारत सरकार में अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम भी एक पर्टिकुलर क्लास से ऊपर के लिए एक प्रिविलेज है आज की डेट में। दुनिया में जो हो रहा है उसको हमने भारत के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और इसमें भी एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है कि जो सर्विस क्लास है। और संदीप, मैं आपके प्रश्न में एक छोटी सी बात जोड़ूंगा। जो आपने फ्यूचर की तरफ पूछा ना प्रश्न, मेरे से पहले जो एक्सपर्ट थे उनसे मैं उसी में एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई देश के लोगों पे बीत गई। अब बात करते हैं आगे क्या। एग्जैक्टली आपने जिस आंकड़े को आज लिया है उसी आंकड़े से और जो जुड़ा हुआ एक विषय मैं रख रहा हूं।
चाय वाला, रेडी वाला, पान पट्टी वाला, पकोड़े बेचने वाला, पटरी पे कोई सामान बेचने वाला, रिक्शा पुलर, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ओला उबर ड्राइवर, आया, प्लम्बर, सोसाइटी का इलेक्ट्रिशियन, बाकी काम करने वाला, ये आज रीढ़ की हड्डी है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी का। मैं एक बार बार इस विषय पे लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, और ये इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या ये एसेंशियल वर्कर्स नहीं है? क्या इनको सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगना चाहिए था? क्या इनके कारण संक्रमण के लिए ये मजबूर है अपने आप को एक्सपोज करने के लिए? आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं घर में बैठा हूं, एसी ऑन करके आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, फैन लगा लिया है, हमारे सारे गेस्ट अपर मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। रिक्शा वाला वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा? उसको वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है? तो जब हम बात कर रहे हैं, आपने जो पूछा कि आगे क्या और आगे कैसे सुधार होगा, मैं बार बार इस विषय को उठा रहा हूं। बाहर यूरोप और यूएस का वैक्सीनेशन प्रायोरिटी मॉडल लाके हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बंटाधार कर दिया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। मैं इसका खंडन करता हूं। हमारे यहां इंडियन सोल्यूशन है। 80% हमारी इकोनॉमी इनफॉर्मल है। यूरोप में पटरी पे मार्केट नहीं लगती है। यूरोप में सिंगल सिगरेट पान बेचने वाला नहीं है। यूरोप में पकौड़ी तल के आपको फुटपाथ पे कोई छोले भटूरे देने वाला नहीं है। यूएस में नहीं है। वहां का मॉडल लाया आपने वैक्सीनेशन तो मतलब गरीब को और गरीब कर रही है सरकार। ये प्राथमिकता ना देकर इस समस्या पर गरीब को और गरीब कर रही है, आप ये कह रहे हैं? ना उनकी जान की हिफाजत हो रही है और ना उनके जहान की हिफाजत हो रही है। एक दो स्टेट्स ने इसकी डिमांड की है, इसलिए मैं इस विषय को इतना थोड़ा भावुक होकर उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास वैक्सीन की संख्या अपार है, वैक्सीन लगाने की क्षमता में कोई डाउट नहीं है। हम जानते हैं कि 2020 में बीती वो दुनिया पे बीती। हमने 2021 में दुनिया में वैक्सीन भेज के एक बड़ा कीर्तिमान, एक बड़ी चीज की है। तो जो हमारे जनसंख्या में जो लोग हैं, जो घर बैठ के नहीं काम कर पा रहे हैं, लोकल ट्रेन के आने के बाद मुंबई में संक्रमण फैला है। संदीप, अगर आप एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब लोकल ट्रेन बॉम्बे में खुली उसके बाद इंफेक्शन की रेट बढ़ना शुरू हुई है। आई चैलेंज एनीवन ऑन दिस डेटा। अब वो कौन जा रहा है लोकल ट्रेन में संदीप, जिसके लिए कोई चारा नहीं है? और यहां पर तो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी कह चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ लो, हमारे पास वो व्यवस्था है, इसको मतलब फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा वैक्सीनेशन को, पर उस पर बात नहीं हो रही है। मुझे बताइए कि आज 5 सरकारी डॉक्टर, अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टर जो एकदम से अब सडनली सामने आ गए हैं उपदेश देने के लिए, उनको यह बात समझ नहीं आ रही है दैट द वैक्सीन इज नाउ एन एजेंट ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। The vaccine is not just a vaccine against the coronavirus infection. The vaccine is an agent of economic revival. Use it for that. तो जैसे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को प्राथमिकता दी गई, अब गरीबों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन श्रीनिवास, मैं मिडिल क्लास की भी बात करूंगा। देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है, हम सब कुछ सहते रहते हैं, पर हमारी पीड़ा, हमारी आवाज कोई बुलंद करने को तैयार नहीं होता है। मार तो मिडिल क्लास पर भी पड़ रही है ना। अब 20, 30, 40 हजार कमाने वाला भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाए, यह तो चिंता का विषय होना चाहिए ना। संदीप साहब, आपका थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं भी इसी कैटेगरी में हूं और मेरे परिवार भी इसी कैटेगरी में है और मेरे बाकी दोस्त लोग भी इसी कैटेगरी में हैं, और मैं आपका दर्द बेखूबी समझता हूं। मगर एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिस ढांचे में हमको 2014 में हमको मिला और जिस तरह से हम काम करते हैं मोदी जी के लीडरशिप में, मैं समझता हूं को आपको देखना चाहिए जिस तरह से हमें प्रोग्रेस किए हमने ओवर द इयर्स। और ये बीच में हमको ये जो हम कहते हैं एयर पॉकेट जो हमको मिला कोरोना की महामारी की वजह से, जिसकी वजह से जो सब प्रोग्राम्स अस्त व्यस्त हुए हैं, मगर मैं समझता हूं जिस तरह से 2021 में हमने वापस रिटर्न बैक किया है, इसमें थोड़ा सा समय नहीं श्रीनिवास बाबू, एक मिनट सुनिए। देखिए, मिडिल क्लास को क्या बताया गया, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर साल, 15 लाख की बात छोड़ दीजिए कि वो आएंगे,
काला धन आएगा, 15 लाख आ जाएंगे, चलिए उसको तो मैं चुनावी जुमला मान लेता हूं। 50 दिन लाइन में खड़ा रहा मिडिल क्लास वाला नोटबंदी के चलते, तब भी तालियां बजाई। जीएसटी की इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को भी सह लिया। अब नौकरियां भी कट रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। 100 रुपए पेट्रोल पार कर रहा है, 90 रुपए डीजल पार कर रहा है, 225 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए सब। अब बताया जा रहा है, मुझे मिडिल क्लास का नुमाइंदा होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि ये जी देश हित में हो रहा है, देश हित में सब कुछ, सारा भार मैं ही उठा लूं। देखिए, गैस की सिलेंडर की अगर आप बात करते हैं, 2012 में अगर आप अनसब्सिडाइज की कॉस्ट देखें 922 था, और अभी जो हम अराउंड प्राइस कर रहे हैं, अराउंड प्रति हर स्टेट में टैक्स की वजह से डिफर करता है, बिटवीन 722 780। अब ये हमने थोड़े ऐसे एसेंशियल चीजों पे प्राइस हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है ताकि मिडिल क्लास को और मार ना हो। मगर एक मैं आपको अभी भी बताता हूं, अभी भी बोलता हूं, अभी भी मैं, आप उम्मीद ना छोड़े, उम्मीद तो हम नहीं छोड़ते हैं, पर मार बहुत पड़ रही है, मार बहुत पड़ रही है। अभी भी कंट्रोल किया हुआ है। सुप्रिया कह रहे हैं श्रीनिवास, सरकार ने जो मार है, जो भार है, उसे कंट्रोल किया हुआ है मिडिल क्लास पर। चीजें पूछना चाह रही हूं, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है उनका दायित्व है कि वो इस बात का जवाब दें। डिनायल से कब निकलेगी सरकार? और मैं थोड़ा ये गुस्से के साथ बोल रही हूं, और गुस्से के साथ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ रखती हूं। ये तू मैं की बात नहीं है। आप कह रहे 7 साल पहले, आप विपक्ष की मानसिकता से कब निकलिएगा? सरकार में आप है 7 साल से, अभी भी प्रीवियस सरकारों के ऊपर ही ठीकरा फोड़िएगा। कब समझिएगा कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है? कब समझिएगा कि जब पेट्रोल 100 पे बिकता है और डीजल 90 पे बिकता है, और जब रसोई गैस का दाम 6 बार बढ़ जाता है 3 महीने में 225 रुपए, और पता नहीं कहां पर आपको 700 मिल रहा है, 825 तो कहीं पूरे देश में नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ती है। कब समझिएगा आप ये बात कि जो अर्थव्यवस्था की दर थी विकास की, जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो कोरोना की वजह से नहीं, नोटबंदी के बाद 2016 से 2020 तक 8.3 से घटकर हाफ हो गई, 4.1% कर दिया आपने। तो आप दूसरी सरकारों को ब्लेम करना कब बंद करिएगा? ठीक है, विजय सरदाना स्क्रीन पर, जहां पर निकलिएगा, देखिएगा क्या समस्या है, उसके बारे में रणनीति बनाइएगा। ये सरकार की गलती है, ये नहीं हो पाएगा भाई। ये किस तरह से बात करते हैं? मिडिल क्लास की तो आप कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से, वो मंदी से जूझ रहे थे, महंगाई से उनकी कमर टूट रही है। और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, क्या कोई बताएगा मुझे कि फ्यूल कंजम्पशन इस देश में 1/3 क्यों हो गया है? क्योंकि दाम इतने बढ़ गए। विजय सरदाना, करना क्या चाहिए? देखिए, समस्या है, कोरोना काल भी है, लेकिन हम पिस भी रहे हैं, यह भी एक हकीकत है ना, इसे डिनाई किया जा सकता है क्या? छोटे से कमेंट चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 2 लेवल पे काम करने की जरूरत है। अगर हम ये सोचते हैं कि कोरोना से पहले जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी थी वो कोरोना के बाद भी सेम रहेगी, तो ये गलत है, उसमें बदलाव की जरूरत। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जहां पे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसे फ्रिक्वेंट बीच बीच में लॉकडाउन हुए तो उनके लिए एक इनकम सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सरकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहा है 50% वर्कफोर्स, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी लोग जहां पहले ऑफिस में 8 घंटे काम करते थे, आज वर्क फ्रॉम होम में लोग 12-15 घंटे भी काम कर रहे हैं। उनके जो वेलफेयर इफेक्ट आएंगे आने वाले समय में, हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। उसको अगर हम सुधारेंगे तो कुछ लोगों को सही वर्किंग कंडीशन। ठीक है सिद्धार्थ, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। ये सिर्फ कहानी आंकड़ों की नहीं है, आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, दूसरी तरफ से कुछ और आंकड़े भी दिए जा सकते हैं, पर हकीकत तो सब जानते हैं, हकीकत तो जानते हैं ना। तत्काल क्या करना चाहिए? 30 सेकंड। संदीप, प्रश्न किससे था? आपसे सिद्धार्थ। तत्काल मैं मानता हूं कि कई चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें फिर से एक बारी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए एक रिवाइवल पैकेज देनी पड़ेगी। जो बजट की स्कीम्स थी उनका जितना इंपैक्ट था वो आ चुका है।
हमें ये तुरंत डिक्लेयर करके करना पड़ेगा। और आप शायद इस बात से आश्चर्य मानेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और रिजर्व बैंक भी अब इंटरेस्ट रेट पे ताला लगाने वाला है, इसलिए सरकार पे ये पदभार फिर से बहुत बड़ी तरीके तो से ये आने सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक चुनौती है सरकार के सामने। मिडिल क्लास कर रही है और गरीब होता जा रहा है, तो ये प्राथमिकता होगी। और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसे संकेत हमें नहीं मिल रहे हैं कि सब कुछ शुभ हो जाएगा, जिसकी ओर सिद्धार्थ भी इशारा कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।